नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूपीएससी जीके प्रिपरेशन इकाई 2 सब टॉपिक 3 आंकड़ा, स्रोत, संकलन और विश्लेषण। तो जल्दी से इस पूरे वीडियो को इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको बता दें कि ये जो हमारा वीडियो है ये प्रीवियस ईयर नोट्स पर आधारित है। अपडेटेड नोट्स और जो अन्य मैटर है जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आंकड़ा जैसे आप लोग जानते हैं इंग्लिश में जिसको हम लोग डेटा कहते हैं, तो डेटा गुणात्मक और मात्रात्मक चर के संबंध में विषयों के तथ्यों का जो सामूहिक रूप होता है उसे हम डेटा या आंकड़ों के नाम से जानते हैं। चूँकि रॉ और अनऑर्गेनाइज तथ्यों को संसाधित करने की आवश्यकता होती है और संसाधित एवं व्यवस्थित उपयोगी आंकड़ों को हम फिर जानकारी या इन्फॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। तो आंकड़ों से तात्पर्य तथ्यों के सामूहिक रूप से उपलब्ध कराने वाली संख्यात्मक सूचना से होता है जो कि निर्णय लेने में सहायक होते हैं। यानी रिसर्च में जो भी आपको निर्णय लेना वो डेटा के आधार पर ही आप निर्णय लेते हैं। तो इस तरीके से इसीलिए ऐसा कहा गया है कि तथ्यों के सामूहिक रूप से उपलब्ध कराने वाली संख्यात्मक सूचना हमारी डेटा कहलाती है और ये निर्णय लेने में सहायक होते हैं। अकेला तथ्य आंकड़े नहीं माना जाता है, आंकड़ों के लिए कई सारे तथ्य होने चाहिए। गुणात्मक सूचना देने वाले तथ्य जैसे कि सुंदर, अच्छा, कुरूप आदि आंकड़े नहीं हो सकते हैं और आंकड़े सदैव संख्यात्मक होते हैं। आंकड़ों की विशेषताओं की अगर बात करें, आंकड़े तथ्यों का समूह होता है। आंकड़े हमेशा प्रकृति में संख्यात्मक होते हैं। आंकड़े किसी एक कारण से प्रभावित न होकर अनेक कारणों से प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें महंगाई, तो महंगाई किसी एक तथ्य के कारण जो है महंगाई नहीं आती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो महंगाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। आंकड़ों में परिशुद्धता का एक उचित स्तर होता है और आंकड़े पूर्व निर्धारित उद्देश्य हेतु संकलित किए जाते हैं। यानी जो आपका रिसर्च टॉपिक होती है, जो आपके हाइपोथेसिस होती है, जो समस्या होती है, उसको डिफाइन करने के लिए उसी आधार पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अलग अलग उसके मेथड होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। वर्गीकरण और सारणीयन आंकड़ों को क्रम के अनुसार प्रस्तुत करने के मौलिक उपकरण हैं। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय या आकार की मात्रा के रूप में किया जाता हो तो उसे हम चर कहते हैं, यानी वेरिएबल कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर हम इसको और आसानी समझ लें तो वेरिएबल वो होते हैं जब उनका वर्गीकरण समय और आकार की मात्रा के रूप में किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे लंबाई है, दूरी है, ये कुछ उदाहरण हैं। अच्छा, चर भी देखिए दो तरीके से होते हैं, एक विच्छिन्न चर और एक अविच्छिन्न चर। विच्छिन्न चर विशिष्ट मूल्य या माप के लिए से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रति परिवार बच्चों की संख्या, ये विच्छिन्न चर का एक उदाहरण हो गया। और अविच्छिन्न चर की अगर हम बात कर लें तो ये पैमाने और माप में इनके जो पैमाना होता है और जो माप होती है उसमें निरंतरता यानी कंटिन्यूटी होती है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन, लंबाई, दूरी इत्यादि। यानी जहाँ पर चर में क्या होगी, कंटिन्यूटी होगी, वो आपका अविच्छिन्न चर होगा। और जहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं होगी, ठीक है, जैसे कि विशिष्ट मूल्य या माप, अब हम प्रति परिवार बच्चों की संख्या करें तो अलग अलग होगी सब जगह, तो उस कंडीशन में वो विच्छिन्न चर हो जाएगा। जब आंकड़ों को समय अथवा आकार के परिमाण में वर्गीकृत न किया जा सके, तो जैसे कि गुण, बहादुरी, योग्यता इत्यादि, तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए 3 प्रकार की श्रृंखलाओं का प्रयोग होता है। कौन कौन से? व्यक्तिगत श्रृंखला, अविच्छिन्न श्रृंखला और विच्छिन्न श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला जैसे कि मदों को मूल्यों के अनुसार इसमें दर्शाया जाता है। अविच्छिन्न श्रृंखला में आवृत्ति को चरों के साथ समूह में दर्शाना। और विच्छिन्न श्रृंखला की अगर बात करें तो चरों को निश्चित अंतर के साथ क्रमशः उनकी आवृत्तियों के साथ दर्शाया जाता है। तो ये 3 तरीके से व्यक्तिगत श्रृंखला हो गई, अविच्छिन्न श्रृंखला हो गई और विच्छिन्न श्रृंखला हो गई। आंकड़ों को ग्राफ और चित्रों द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो देखिए आंकड़ा जो है 2 तरीके से होते हैं, गुणात्मक आंकड़े और मात्रात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़ों का अगर हम जो क्वालिटेटिव डेटा है उसकी अगर उदाहरण की बात कर लें जैसे आरेख है, विवरण इत्यादि हो गया। मात्रात्मक आंकड़े जिसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, ये फिर से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संख्यात्मक और दूसरा श्रेणीगत। संख्यात्मक आंकड़े फिर से 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सतत और दूसरा असतत, यानी कंटिन्यूअस और दूसरा डिस्क्रीट। श्रेणीगत में भी 2 तरीके से होंगे, एक तो आपका ऑर्डिनल, दूसरा नॉमिनल, यानी एक क्रम सूचक और दूसरा सांकेतिक। आंकड़ों के स्रोत की अगर बात करें तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आंकड़े यानी डेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। तो देख लेते हैं, पहले सबसे पहले एक नज़र डालते हैं प्राथमिक आंकड़ों या प्राथमिक स्रोत के आंकड़ों या प्राइमरी डेटा पर। तो इस प्रकार के आंकड़ों को शोधकर्ता द्वारा सीधे तौर पर मुख्य स्रोत से संग्रहित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। अब
इनकी विभिन्न विधियाँ हैं, यानी प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्शन के डिफरेंट मेथड हैं। कौन कौन से? जैसे पहला है कि अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। आमतौर पर इस विधि का प्रयोग व्यवहार विज्ञान यानी बिहेवियरल साइंस से जो संबंधित विषय हैं उनमें किया जाता है। और अवलोकन विधि में जो आंकड़े उनसे लाभ क्या होते हैं? तो पहला तो यह है कि ये व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह से रहित होते हैं। आंकड़े भविष्य के इरादे व्यवहार से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आप अवलोकन जो आप देख रहे हैं वो उस तरीके के डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं। किसी भी ग्रुप के प्राकृतिक व्यवहार को दर्ज किया जा सकता है इसके आधार पर, यानी आप जो देखेंगे उसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं डेटा के रूप में। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहली सीमा है कि एक खर्चीली विधि, क्योंकि जब आप अवलोकन करना चाहेंगे तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपको अपना समय देना पड़ेगा, ठीक है। इसके द्वारा सीमित जानकारी ही प्राप्त होती है और अप्रत्याशित कारक अवलोकन कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। देखिए, सपोज दैट, इसको आप समझें कि सपोज दैट आप कहीं पर कोई आदिवासी या जनजाति है, उस पर आपका रिसर्च टॉपिक है और डेटा लेने के लिए आप अवलोकन विषय उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। और अगर सामने वाले को पता चल जाता है जिससे आप डेटा ले रहे हैं अवलोकन विषय, उसे आप थोड़ा सा भी आभास हो जाता है कि ये आप जो है उनकी क्रियाकलापों पर नज़र रख रहे हैं, तो हो सकता है कि जो एक नेचुरल मेथड है उनका उसमें वो थोड़ा सा बदलाव कर ले। तो अप्रत्याशित कारक जो है अवलोकन कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं और आपको जो वांछित डेटा है हो सकता है वो न मिल पाए, तो कुछ लिमिटेशन है। दूसरी विधि साक्षात्कार विधि है। साक्षात्कार विधि के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी पर्सनल इंटरव्यू। इसके लाभ की अगर बात करें तो इसके द्वारा गहनता से अधिकतम जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रतिदर्श यानी सैम्पलिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। ये अधिक लचीला होता है, यानी फ्लैक्सिबिलिटी। जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो आप वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो पर्सनल या व्यक्तिगत साक्षात्कार है ये थोड़ा सा लचीला होता है। असंरचित साक्षात्कार द्वारा गलत व्याख्या से बचा जा सकता है। वैधता की जांच, सूचना की वैधता को आसानी से इसमें जांचा जा सकता है। प्रतिक्रिया की उच्च दर होती है। देखिए, जब भी आप किसी को पर्सनल इंटरव्यू ले रहे होते हैं, सपोज दैट आप टेलीविज़न में देखते हैं बहुत सारे इंटरव्यू आया करते हैं, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सामने वाला उसका जवाब जरूर देगा। अब हो सकता है वो जवाब दे, जानकारी है नहीं, कुछ भी होगा, लेकिन वहाँ पर जो रिस्पांस है वो प्रॉपर तरीके से मिलता है जब पर्सनल इंटरव्यू की हम बात करते हैं। आसान प्रशासन होता है इसका, क्योंकि इसके अंतर्गत उत्तरदाता को एक लंबे चौड़े क्वेश्चनायर या प्रश्नावली को भरने की आवश्यकता नहीं होती है। आसानी से आप क्वेश्चन पूछेंगे, सामने वाला जवाब देता जाएगा। इसके द्वारा उत्तरदाता के शारीरिक हाव भाव को आसानी से परखा जा सकता है, क्योंकि आप पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप सामने वाले के पूरे हाव भाव पर नज़र रखते हैं। सिंपली जैसे आप लोगों का यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, एक तरीके से पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। आप सामने होते हैं तो आपके जो विचार हैं, जो आपके उत्तर हैं वो तो सुने ही जाते हैं बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, बट आपका जो हाव भाव होता है वो भी ऑब्जर्व हो रहा होता है। तो इसके द्वारा उत्तरदाता के शारीरिक हाव भाव को आसानी से परखा जा सकता है और उत्तरदाता की पहचान प्रश्नकर्ता को रहती है। साक्षात्कार की पूर्णता की निश्चितता रहती है, यानी साक्षात्कार आपका कंप्लीट होगा, ये भी लगभग श्योर होता है पर्सनल इंटरव्यू में। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे डिफरेंस और था, ये कुछ लाभ और हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रश्नावली की अपेक्षा अधिक खर्चीला और समय लेने वाला होता है साक्षात्कार। काल्पनिक जानकारी और कम खुली प्रतिक्रिया इसमें मिल सकती हैं। साक्षात्कारकर्ता या उत्तरदाता के पूर्वाग्रह की संभावना रहती है और इंटरव्यू लेने के लिए उच्च कुशल साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता होती है। टेलीफोनिकली इंटरव्यू, ये दूसरे प्रकार का इंटरव्यू है, इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा प्रकार टेलीफोनिकली इंटरव्यू, तो इसके लाभ क्या है? देखिए, इसका क्या है कि ये अन्य विधियों से लचीला, तेज और सस्ता है। आपने फ़ोन किया, सामने वाले व्यक्ति जिसका आपको इंटरव्यू लेना फ़ोन पे आया, आपने उससे परमिशन ले ली, परमिशन दे दी तो आपने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे आपको वहाँ पे रिस्पांस मिलेगा प्रॉपर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक तो अन्य विधियों से लचीला, तेज और सस्ता है, ठीक है। क्योंकि फ़ोन से ही आप बात कर सकते हैं और इसमें फील्ड स्टाफ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिक्रिया की उच्च दर होती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको रिस्पांस मिलता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। पहला है कि संक्षिप्त व क्रमबद्ध प्रश्नों का होना आवश्यक है। जब आप टेलीफोनिकली इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो प्रश्न हो वो क्रमबद्ध हो और सारे प्रश्न आपके पास ऑलरेडी तैयार हों। और ऐसा भी हो सकता है कि कम जानकारी का संगा हो। कभी कभी क्या होता है कि टेलीफोन पर आदमी, जो सामने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, वो बहुत अधिक समय नहीं देता है। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि कम ही जानकारी का संग्रह आपके पास हो पाए। तीसरा प्रकार प्रश्नावली। एक अच्छी प्रश्नावली वास्तव में होती क्या है या किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली में तर्कसंगत क्रम में प्रश्नों
के साथ सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी जो एक अच्छी प्रश्नावली है उसमें जो प्रश्न होने चाहिए वो तर्कसंगत होने चाहिए, क्रम में होने चाहिए, सरल होने चाहिए और संक्षिप्त होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छी प्रश्नावली में उत्तर हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए। प्रश्नावली भरने के संदर्भ में संक्षिप्त दिशा निर्देश भी दिए जाने चाहिए। तकनीकी शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने प्रश्नावली भेज दी तो सामने वाला पढ़ के ही उसको जवाब देगा, लेकिन आपने अधिक टेक्निकल वर्ड को उसमें जोड़ दिया तो हो सकता है कि उसकी जानकारी सामने वाले को ना हो, वो आपके प्रश्न को सही से ना समझ पाए। इसीलिए जब भी प्रश्नावली के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो टेक्निकल वर्ड है उनका अधिक उपयोग न किया गया हो। संबंधित सामग्री जैसे कि कागज़ की गुणवत्ता, रंग इत्यादि अच्छी होनी चाहिए। लाभ क्या है प्रश्नावली से? साक्षात्कारता के पूर्वाग्रह से मुक्त, कम लागत आती है इसमें। उत्तरदाता के पास सोच समझ कर उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय होता है, क्योंकि आपने प्रश्नावली भेज दी, सामने वाले के पास है, वो आराम से सोच समझ के अपने हिसाब से जवाब देगा, तो पर्याप्त समय रहता है। ऐसे उत्तरदाताओं के पास भी प्रश्नावली भेजी जा सकती है जो आसानी से उपलब्ध नहीं उत्तर देने हैं, और बड़े नमूने या प्रतिदर्श या जिसको सैंपल कहते हैं का उपयोग किया जा सकता है, यानी अधिक से अधिक बड़ी संख्या में आप प्रश्नावली उपलब्ध करा सकते हैं और इस प्रकार के परिणामों को अधिक भरोसेमंद और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। लेकिन प्रश्नावली मेथड की कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि एक समय लेने वाली और धीमी विधि की प्रक्रिया है। आपने किसी को प्रश्नावली भेज दी, अब सामने वाले के पास जब समय होगा तब वो उसको भरेगा, वो उसके डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास का जो है इंटरेस्ट कितना है आपके प्रश्नों का जवाब देने में। पूर्णतया भरी हुई प्रश्नावली के वापस प्राप्त होने की कम दर होती है, क्योंकि मान लीजिए कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो हो सकता है कि उत्तरदाता आपका उस प्रश्न का जवाब ही न दे। अस्पष्ट उत्तर या कुछ प्रश्नों के उत्तर न प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है प्रश्नावली के। अगली विधि है अनुसूची विधि। अनुसूची उन प्रश्नों का समुच्चय होता है जिन्हें साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। इस विधि में अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों ही विधियों की विशेषताओं और गुणों का समन्वय पाया जाता है अनुसूची विधि में। वास्तव में अनुसूची क्या है? ये एक फॉर्म के रूप में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय संबंधित प्रश्न व सारणियाँ होती हैं। जनगणना में अनुसूची विधि का ही प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जनगणना के दौरान जो भी व्यक्ति जनगणना के लिए हम लोगों के पास आते हैं उनके पास एक पूरा प्रश्नों की एक पूरी लिस्ट होती है, ठीक है, तो जिसको हम प्रश्नों की एक लिखित सूची कह सकते हैं। सामाजिक शोध में प्रमुखता से प्रयुक्त होने वाली और एक खर्चीली विधि है अनुसूची विधि, क्योंकि इसमें आपको प्रश्नावली तो चाहिए, फील्ड स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। आपने जनगणना से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो जनरली अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि जनगणना में किस विधि से जो है डेटा का कलेक्शन किया जाता है अधिकांशतः, तो आपका उत्तर होगा अनुसूची विधि। प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है? देखिए प्रश्नावली और अनुसूची काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है इसको आप देख लें। प्रश्नावली में देखिए जैसा भी हम लोगों ने पीछे बात की कि आपने प्रश्नावली तैयार की और भेज दी, आपका कंट्रोल वहाँ से समाप्त हो जाता है। लेकिन अनुसूची में वही प्रश्नावली लेके आप स्वयं उत्तरदाता के पास जाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी देख लेते हैं। आमतौर पर मेल द्वारा प्रेषित और प्रेषक द्वारा अन्य कोई सहायता नहीं होती है प्रश्नावली में, जबकि अनुसूची विधि में आमतौर पर अनुसंधानकर्ता या गणनाकर्ता द्वारा इसे भरा जाता है। प्रश्नावली एक सस्ती विधि है, जबकि अनुसूची क्षेत्र कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होने के कारण एक खर्चीली विधि हो जाती है। प्रश्नावली में आपको व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है, क्योंकि प्रश्नावली आपने भेज दी, ठीक है, सामने वाला उसका जवाब देगा। और जबकि आपकी जो अनुसूची विधि है ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत इसमें संपर्क होता है। उत्तर न प्राप्त होने की उच्च दर होती है प्रश्नावली में, उत्तर प्राप्त होने की उच्च दर होती है आपकी जो अनुसूची विधि है उसमें, क्योंकि अनुसूची विधि में जैसा हमने बात किया कि इसमें प्रश्नावली और साक्षात्कार मतलब सभी विधियों का समावेशन हमें देखने को मिलता है अनुसूची विधि में। तो उत्तर प्राप्त होने की दर जो है काफ़ी उच्च हो जाती है। प्रश्नावली अत्यधिक धीमी विधि है, क्योंकि प्रश्नावली आप भेजेंगे कब उसका रिस्पांस मिले आपको भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसलिए ये अत्यधिक धीमी विधि के अंतर्गत आती है। जबकि अनुसूची में ऐसा नहीं है, ये काफ़ी फास्ट विधि हो सकती है, ठीक है। इसमें जानकारी जो है समय से एकत्र हो जाती है। जहाँ अब हम बात करते हैं प्रश्नावली में तो उत्तरदाता की पहचान छिपी रहती है, जबकि अनुसूची में उत्तरदाता की पहचान छिपी नहीं रहती। अब प्राथमिक आंकड़ों से क्या लाभ है? तो प्राथमिक आंकड़ों की व्याख्या बेहतर तरीके से की जा सकती है। जो लक्षित मुद्दे हैं यानी टारगेट इश्यूज हैं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
जानकारी हेतु कुशलतापूर्वक खर्च किया जा सकता है। विशिष्ट अनुसंधान मुद्दों हेतु ये उपयुक्त होती है और प्राथमिक आंकड़ों पर अत्यधिक नियंत्रण भी रहता है। तो ये कुछ लाभ है। प्राथमिक आंकड़ों की अगर कमियों की हम बात कर लें तो यह अत्यधिक खर्चीली विधि है। संसाधनों की अधिक संख्या में आवश्यकता होती है। गलत फीडबैक, अधिक समय की आवश्यकता। तो ये प्राथमिक आंकड़ों की कुछ कमियां होगी। द्वितीयक आंकड़े, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा वह आंकड़े जिनको पहले कभी एकत्रित किया जा चुका है और इस प्रकार से किसी एक शोध में प्रयुक्त द्वितीयक आंकड़ा किसी अन्य शोध के लिए प्राथमिक आंकड़ा भी हो सकता है। द्वितीयक आंकड़ों के अगर स्रोत की बात करें तो ये प्रकाशित और अप्रकाशित दो प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर द्वितीयक आंकड़ों के कुछ हम एग्जाम्पल ले लें तो पत्र, रेडियो स्टेशन, पब्लिक सेक्टर के रिकॉर्ड्स, सरकारी दस्तावेज, ब्लॉग, डायरी, समाचार पत्र, वेबसाइट, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जर्नल, अप्रकाशित व्यक्तिगत सामग्री इत्यादि। तो ये जो सेकेंडरी डेटा है उसके स्रोत हैं। द्वितीयक आंकड़ों से लाभ की अगर बात कर लें तो आमतौर पर सस्ते होते हैं, समय व धन दोनों की बचत होती है, छोटे स्तर के शोध अध्ययन हेतु काफ़ी उपयुक्त होते हैं, प्राथमिक अनुसंधान की योजना बनाने में भी काफ़ी सहायक होते हैं। जो सेकेंडरी डेटा है वो इनको प्राप्त करना काफ़ी आसान होता है। विभिन्न स्रोतों के आंकड़ों की तुलना भी की जा सकती है। कई जगह से आपने डेटा ले लिया, मिलान भी आप कर सकते हैं। सीमाएँ इसकी क्या है? शुद्धता की अनिश्चितता है। देखिए, डेटा कोई चीज़ जितनी बार लिखी जाएगी उतनी गलतियां होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो शुद्धता की थोड़ी सी अनिश्चितता रहती है जो भी आपका सेकेंडरी डेटा है। आंकड़े आवश्यकता के अनुरूप नहीं भी हो सकते हैं और ये पुराने भी हो सकते हैं। माप की अनुचित इकाइयों का भी इसमें आपको देखने को मिल सकता है सेकेंडरी डेटा में। आंकड़ों के विश्लेषण की बात करें तो आंकड़ों का विश्लेषण 4 चरणों में किया जाता है। पहला है कि आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, फिर उनका आवृत्ति वितरण किया जाता है यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और तीसरा मापन किया जाता है, और चौथा व्याख्या की जाती है। तो यहाँ देखिए, पहले तो आपने वर्गीकरण कर लिया, और वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे तो ये शोध की समस्या और उद्देश्य के अनुसार इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब आवृत्ति वितरण में मात्रात्मक आंकड़ों का वर्ग के अनुसार सारणीकरण किया जाता है, और ये भी दो प्रकार से होता है, एक प्राथमिक विधि और एक द्वितीयक विधि। प्राथमिक विधि यह वर्णनात्मक है और इसके द्वारा प्रत्येक वर्ग के मामलों की संख्या प्राप्त होती है, जबकि द्वितीयक विधि जो है यह आवृत्ति और प्रतिशतता की तुलना से संबंधित है। अतः इसके द्वारा विभिन्न संबंधों को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और ठीक है, अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। देखिए, जो आपका मापन और व्याख्या वो डिपेंड करेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के आधार पर। तो मापन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के आधार पर किया जाएगा, और ये 3 प्रकार से होते हैं। पहला माध्य, दूसरा माध्यिका, और तीसरा बहुलक। ठीक है, इनको ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो मापन आंकड़ों का मापन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि माध्य क्या है। मापन के समूहों का अंगड़ती जो औसत होता है, एवरेज, उसको हम माध्य के नाम से जानते हैं। माध्यिका किसी मापन के आंकड़ों में सबसे बीच या मध्य वाला जो आंकड़ा होता है, यानी जो सबसे बीचों बीच में होता है, उसे माध्यिका कहते हैं। और छोटी क्लासों में जब आपने मैथ पढ़ी होगी देखा होगा कि मध्य वाला टर्म 2 तरीके से हो सकता है, और डिपेंड करेगा कि पदों की संख्या कितनी है, सम है या विषम है। अगर विषम है तो बिल्कुल बीच वाला आपको मिल जाएगा, और अगर विषम नहीं सम है तो मध्य वाले 2 डेटा होंगे, तो फिर उनका हम एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, और बहुलक का मतलब है कि कौन सा आंकड़ा जो सबसे अधिक, बहुलक यानी बहुत बार आया है, तो मापन के आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा जो है बहुलक कहलाता है। तो मापन आंकड़ों का मापन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के रूप में किया जाता है। मापन में प्रयुक्त होने वाले पैमाने कौन कौन से हैं? तो एक साधारण पैमाना है, दूसरा नॉमिनल पैमाना है, तीसरा अंतराल पैमाना है, और चौथा अनुपात पैमाना है। यानी इंग्लिश में अगर बात करें ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। माध्य के अगर हम प्रकार कर लें तो ये 4 प्रकार के माध्य हम लोग जैसा जानते हैं, समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य, हरात्मक माध्य और वर्ग कारणीय माध्य। तो ये 4 प्रकार होते हैं। और इसके बाद देखिए आगे तो हमने सिंपल से आप लोगों को समझने के लिए डेटा की एक सारणी दे रखी है। ठीक है, कि विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय में किस तरह आंकड़े हो सकते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको, फिर इसको हम बाद में भी इसको क्लियर कर लेंगे। और ये आंकड़ों का स्रोत ऑलरेडी हम लोगों ने देखिए पहले हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, संकलन की यहाँ पे विधियाँ दी हुई हैं, प्राथमिक आंकड़ों की और द्वितीयक आंकड़ों की। तो अब इसको देखिए हम लोग अभी क्या इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबको हम पहले कवर कर चुके हैं। तो ये बेसिक था जो आपका पाठ्यक्रम है। अभी भी इसमें बहुत कुछ है जिसको शामिल करना ज़रूरी है। तो वो सारे सारा जो डेटा है, डेटा संबंधित, वो हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, जिसमें बहुत सारे टेस्ट पूछे जाते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा
टी टेस्ट, जेट टेस्ट, नोवा टेस्ट और वन वे नोवा, टू वे नोवा, तो बहुत सारे अभी टेस्ट वगैरह हैं। विश्लेषण के बहुत सारे प्रकार हैं, तो जो भी डेटा है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।